नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कॉइन स्टार्स की एक हैशटैग है, हैशटैग इंडिया स्टार्स। इस हैशटैग इंडिया स्टार्स में हम भारत के जो जाने माने कॉइन कलेक्टर्स हैं, जाने माने हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं और बहुत बड़े बड़े कॉइन डीलर्स हैं, उनसे हम आपकी रूबरू बातें करवाते हैं। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना कॉइन कलेक्शन शुरू किया, उन्होंने किस तरह से अपना बिजनेस शुरू किया, उन्होंने किस तरह से अपने स्टडीज़, अपनी किताबें, अपनी बुक्स और आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। इन सारी जानकारी से हमें पता चलता है कि आज से 20, 25, 50 साल पहले लोग किस तरह से कॉइन कलेक्शन करते थे, किस तरह से स्टडीज़ करते थे, किस तरह से कॉइन्स को बेचते थे। आज हम भाग्यवान हैं कि हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर मोस्ट कॉइन प्रोफेशनल श्री जगदीश अग्रवाल, जो कलकत्ते से हैं, वो हमारे साथ पधारे हैं। जगदीश जी 1960s से लेकर अब तक कॉइन के फील्ड में एक्टिव हैं और उनका कॉइन डीलर्स में, कॉइन प्रोफेशनल्स में और कॉइन कलेक्टर्स में बहुत बड़ा और बहुत भारी नाम है। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने कॉइन कलेक्शन कैसे शुरू किया, उन्होंने कॉइन प्रोफेशनल कैसे बने और सबसे बड़ी बात, भारत में सर्वप्रथम इतने सालों पहले 1970s में कॉइन का ऑक्शन उन्होंने शुरू किया, जिसकी जड़ें आज इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आज भारत में 1 डज़न से भी ज़्यादा बड़े प्रोफेशनल कॉइन ऑक्शंस हैं। तो आज इन सारी बातों को जानने के लिए हम इनवाइट करेंगे हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और बहुत ही सीनियर मोस्ट कॉइन प्रोफेशनल श्री जगदीश अग्रवाल। जगदीश जी, आपका कॉइन स्टार्स में स्वागत है। सन 1962 में मैंने हायर सेकेंडरी पास की और हायर सेकेंडरी पास करने के बाद में मैंने मॉर्निंग कॉलेज ज्वाइन किया और दिन के समय में मैंने अपना फैमिली हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैं जिनको एक्सपोर्ट करता था, उनकी लंदन में काफ़ी दुकानें थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की। तो उनका मैसेज आया कि भाई हम लोग अपने स्टोर्स में इंडियन कॉइन्स भी रखना चाहते हैं, तो यू प्लीज़ सप्लाई अस इंडियन कॉइन्स। तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई मेरे को तो इंडियन कॉइन की कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा लड़का जो है, इसको आप अगर गाइड करोगे तो ये आपको इंडियन कॉइन दे सकता है। उनके जो दुकान के मालिक थे मिस्टर पॉल टेल्को, वो इंडिया आए और उन्होंने मुझे कॉइन कलेक्शन सिखाया कि भाई किस तरह के कॉइन जमा करने चाहिए और किस तरह के कॉइन की वहाँ पे डिमांड है। तो वो मुझे लेके कलकत्ते के बाहर काफ़ी जगहों में घुमाया और मुझे आइडिया दिलाया कि भाई ऐसे सिक्के ख़रीदने चाहिए, ऐसे सिक्के जमा करने चाहिए। तो इस तरह से मेरी हॉबी भी ग्रोथ हुई और मैंने कॉइन डीलिंग भी 1962 के लास्ट से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कॉइन कहाँ से मिलते हैं, इसके लिए मैं कलकत्ते के जो बुलियन मार्केट है, सोना चांदी का मार्केट, वहाँ पे जाना मैंने चालू किया। वहाँ मेरी कई लोगों से मुलाकात हुई जो कि सिक्के जमा करते थे और दुकानों में घूम घूम के लेते थे। तो उनसे परिचय हुआ तो मालूम हुआ कि भाई कलकत्ता में करीबन 30-40 कॉइन कलेक्टर हैं जो कि इसी तरह से कॉइन जमा करते हैं। तो मैंने उन सब का एक ग्रुप बनाया कि भाई हम सब मिल के इस कॉइन कलेक्शन को बढ़ाएं और किस तरह से कॉइन करते हैं। तो मेरे पास कॉइन के कैटलॉग और ये सब भी आते थे, तो उन लोग को स्टडी करने के लिए मैं देता था। तो इस तरह से मैंने एक कॉइन कलेक्टर ग्रुप कलकत्ता में 1964 तक बना दिया था। 1964 के बाद में मैंने अपनी ऑफिस में मंथली कॉइन एग्जीबिशन अटेंड चालू किया, जिसमें हर एक सब्जेक्ट पे एक महीने में कॉइन एग्जीबिशन होता था। किसी महीने में ब्रिटिश इंडिया, किसी महीने में नेटिव स्टेट, किसी महीने में एंशिएंट इंडिया, किसी महीने में फॉरेन कॉइन। इस तरह से मैंने 3 साल तक चलाया और इसी बीच में मेरा सौभाग्य था कि मेरी मंथली मीटिंग में मिस्टर जॉन लिंगन भी पधारे और उन्होंने किशनगढ़ स्टेट कॉइन्स पर उन्होंने लेक्चर भी दिया, जो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। और मेरे जो गाइड वहाँ करते थे, वहाँ डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर BN मुखर्जी, डॉक्टर के दास गुप्ता, डॉक्टर रोमा नियोगी, इन सबों ने मेरी बहुत सहायता की। असल में कलकत्ते में ऐसी पोजीशन थी कि कॉइन कलेक्टर को नॉलेज नहीं होता था और वे स्कॉलर नहीं थे, और कलकत्ता में जो स्कॉलर थे वो कलेक्टर नहीं थे।
तो वो कलेक्टर लोगों के घर घर जाके उनकी कॉइन स्टडी करते थे, उसके बारे में उनको बताते थे। तो इस तरह से लोगों का नॉलेज गेन होता था। तो डॉक्टर BN मुखर्जी ने मुझे एडवाइस किया कि भाई तुम कॉइन एग्जीबिशन क्यों नहीं करते हो एक बड़े स्केल पे। तो उस समय मैं स्टाम्प एग्जीबिशन में जाता था और स्टाम्प एग्जीबिशन देख के मेरे को आइडिया हुआ कि अगर लोग स्टाम्प का एग्जीबिशन कर सकते हैं तो फिर कॉइन का क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मैंने शुरुआत की तो लोगों ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया और 1967 के जून महीने में मैंने एक बड़ा कॉइन एग्जीबिशन किया और लोगों के घरों से उनके कॉइन कैबिनेट ला के उसमें कॉइन सजा के एग्जिबिट किया। और उसी समय में मेरे मन में आइडिया हुआ कि भाई एक कॉइन ऑक्शन भी किया जाए। तो उसी महीने में मैंने इंडिया में फर्स्ट कॉइन ऑक्शन भी ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कॉइन उस समय में बड़े सस्ते थे। तो उस समय मैं सेट बना बना के ऑक्शन करता था कि भाई विक्टोरिया एडवर्ड का सेट हो गया, तो रूपी कॉइन्स एब्रोड का सेट हो गया, मुग़ल कॉइन्स के सेट हो गए। तो इस तरह से मैं कॉइन ऑक्शन मैंने चालू किया, जो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद मैंने कई स्कूलों में जाके एग्जीबिशन करने चालू किए, उनको गाइड करना चालू किया। 1974 में न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का 62nd कॉन्फ्रेंस था, जो एशियाटिक सोसाइटी में होने वाला था। और उसमें मैं एशियाटिक सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे मिस्टर BN मुखर्जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि भी जगदीश, आई वांट दैट यू शुड ऑर्गेनाइज अ कॉइन एग्जीबिशन ऑन आवर बिहाफ। तो 1974 में मैंने एशियाटिक सोसाइटी में जो होस्ट थे जॉइंट होस्ट किया न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया को, और वहाँ पे एक ग्रैंड स्केल में कॉइन एग्जीबिशन हुआ। जो स्कॉलर, जो डेलीगेट ऑल ओवर इंडिया से आए थे, ये उनके लिए एक पहला एक्सपीरियंस था। उनको आइडिया नहीं थी कि भाई कॉइन एग्जीबिशन भी इस तरह का हो सकता है। और इसके बाद में भी मैं कई साल तक करता रहा एग्जीबिशन, हर एक साल कहीं ना कहीं, और ऑल ओवर इंडिया से सब लोग आते थे देखने। मैं लोगों को बोलता था कि भाई आप भी अपने शहर में एग्जीबिशन करो, आप भी अपने शहर में सोसाइटी बनाओ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि ये करे। उसके बाद में मिस्टर प्रशांत कुलकर्णी ने नागपुर में इंडियन कॉइन सोसाइटी बनाकर, उसके बाद में 1987 के बाद से उन्होंने एग्जीबिशन चालू किया। और उस एग्जीबिशन का रिजल्ट ये हुआ कि ऑल ओवर इंडिया में कई कॉइन सोसाइटी खुल गई और जगह जगह कॉइन एग्जीबिशन होने लग गया। जगदीश जी, आप तो पिछले 50 सालों से यहाँ कॉइन फील्ड में हैं। आपने 1960s का दौर देखा है, 1970s का दौर भी देखा है, जब कॉइन एक बहुत ही छोटी और गरीब लोगों की हॉबी मानी जाती थी। आज तो इन 50 सालों के बाद अब आपको क्या लग रहा है कि आगे इस हॉबी का, इस इंडस्ट्री का, इस एकेडमिक्स का कैसा फ्यूचर रहेगा, और लोग इसमें और जुड़ेंगे, या फिर ये हॉबी भी दूसरी हॉबियों की तरह मरती जाएगी? आपको क्या लगता है? 1965 में मैंने रियलाइज़ किया कि जब भी मैं बुलियन मार्केट जाता था तो ये रियलाइज़ किया कि भाई वहाँ पे कॉइन कलेक्टर इंडिया में बहुत कम है और कॉइन डीलर भी कम है, और लिहाजा कॉइन उस समय में धड़ल्ले से गलते थे, मेल्टिंग होते थे। और उस समय में जैसे कलकत्ता का सिल्वर मार्केट प्राइस कम था, बॉम्बे का ज़्यादा था, तो जितने भी सिक्के आते थे बाज़ार में वो रातों रात गल जाते थे, और रातों रात गल के उनकी वो बॉम्बे चले जाते थे, और बॉम्बे से वो स्मगल होकर दुबई जाते थे, और दुबई से बदले में सोना आता था। तो मैं ये चाहता था कि भाई हमारे सिक्के गलते क्यों हैं, लेकिन उपाय नहीं है कि भाई कौन कितने सिक्के जमा कर सकता है। दुकानदार भी कहते थे भाई साहब आज ले जाओ, रात को गल जाएंगे। तो उस समय में ये पोजीशन थी कि सिक्के बहुत गलते थे, लेकिन धीरे धीरे जो ये हॉबी ग्रोथ होना शुरू हुई, कलेक्टर लोग बढ़ना चालू हुए, तो आज खुशी की बात ये है कि आज कॉइन गलने बंद हो गए हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। बहुत सिक्के ऐसे थे जो मुझे आज देख के बड़ा दुख होता है कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि 1967 में बाज़ार में त्रिपुरा के 50 किलो की एक लॉट आई गलने के लिए, और उस समय मुझे त्रिपुरा के कॉइन की आइडिया नहीं थी कि भाई त्रिपुरा के कॉइन कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो दुकानदार ने मुझे बुलाया कि साहब आओ देख लो, 4 रुपये करके लगेंगे, अगर आपको 4 रुपये करके जितना छाटना है छाट लो, बाकी के रात को गल जाएंगे। तो मुझे नहीं समझ में आया कि भाई ये सिक्के हैं या टोकन हैं।
तो मैंने दुकानदार को कहा भाई ये तो मेरे को टोकन लगते हैं। तो उसने कहा साहब आपको जो लेना हो ले लो। तो मैंने दुकानदार को खुश करने के लिए सिर्फ 15 सिक्के उसमें से छाटे कि उसको 60 रुपया दिया। और फिर मैं अपने ऑफिस में जाके एक कलेक्टर को बुलाया, तो उसने भी कहा कि साहब ये तो टोकन है। और मैंने कहा भाई टोकन है, ठीक है भाई 60 के 60 में 60 रुपये में तुम ले लो। तो उसने 60 रुपये में ले जाके एक दूसरे स्कॉलर को दिखाया जिनका नाम था मोहित बोस। उस समय में वो अच्छे स्कॉलर थे। उन्होंने देख के कहा कि भाई ये तो त्रिपुरा के कॉइन है, ये तुमको कहाँ से मिले? तो उन्होंने कहा कि मैं जगदीश से ख़रीदे हैं। वो मेरे पास दूसरे दिन दौड़े दौड़े आए कि भाई तुमने परिमल राय को जो 15 सिक्के दिए मेरे को भी दो। तो मैंने कहा भाई वो तो देखना पड़ेगा है कि नहीं। तो मैं तुरंत बड़ा बाज़ार गया, बुलियन मार्केट में दुकानदार को कहा साहब मेरे को सिक्के और चाहिए। कहा भैया वो तो रात को गल गए। आज उन्हीं सिक्कों में कम से कम त्रिपुरा के एक एक कॉइन के दाम 30-30 हज़ार रुपये हैं, कम से कम, अधिक से अधिक 2 लाख 3 लाख। तो आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उस समय में अगर वो सिक्के नहीं गले होते। तो मुझे इसी बात की खुशी है कि आज सिक्के गलने प्रायः बंद हो गए हैं, दुकानदार भी जागरूक हो गए हैं और कलेक्टर भी काफ़ी बढ़ गए हैं और डीलर भी काफ़ी बढ़ गए हैं। जब मैंने डीलिंग चालू की थी तब बंगाल में सिर्फ एक ही डीलर था, कृष्णा प्रधान, जो कि दार्जिलिंग में रहता था। दिल्ली में 3 डीलर थे, संतोष कुमार, केसी जैन और एएस कपूर। बॉम्बे में शुक्ला जी थे, कोचमैन थे और एक डीलर थे। राजकोट में सीएम देसाई, रूपानी ये थे। साउथ इंडिया में कोई कॉइन डीलर नहीं था। तो इस तरह ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ गिनती के 20 डीलर थे। तो लोग ज़्यादा करके उन्हीं 20 डीलरों के डिपेंड रहते थे या बाज़ार के ऊपर में डिपेंड रहते थे। लेकिन अब ये धीरे धीरे अब लगता है कि भाई एक एक शहर में ही कम से कम 50 डीलर हो गए हैं, 1000 कॉइन कलेक्टर हो गए हैं। तो कॉइन कलेक्टर की भी संख्या बढ़ती जा रही है, डीलरों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन हमें ये देखना है कि भाई कोई भी इस हॉबी का नाजायज़ फ़ायदा न उठाए, डीलर भी एक रीजनेबल प्रॉफिट लेके माल बेचें और कलेक्टर लोग भी कोई फेक कॉइन या काफ़ी ऊंचे दाम देके न खरीदें। इसके लिए मैं हमेशा कलेक्टर लोगों को एडवाइस करता हूं कि बाई बुक बिफोर कॉइन। आप पहले नॉलेज कलेक्ट करो, उसके बाद में आप कॉइन जमा करो। बहुत अच्छी बात कही जगदीश जी आपने कि पहले नॉलेज लीजिए, बाद में आप कॉइन कलेक्ट करिए। अगर डायरेक्ट ही आप कॉइन कलेक्ट करने जाएंगे तो लोग आपसे फ्रॉड करेंगे, आपसे पैसे ले लेंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं। जगदीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए और आपके इतने सालों का एक्सपीरियंस और इतनी पुरानी इतनी अच्छी बातें हमें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।